मोहन और सोहन दो भाई दोनों शहर में अच्छा काम कर रहे थे और गांव के घर में माँ रहती थी। फिर एक दिन, भैया मोहन, मैं सोच रहा था कि मैं गांव चला जाता हूँ, माँ के पास रहूंगा। हाँ हाँ भाई चलना, वैसे भी गांव के घर का जो सुकून है ना, इस शहर में कहाँ। मेरा बस चले तो मैं भी वहीं रहूं, माँ के पास। अरे कितनी बार कहा है माँ को कि आकर शहर में रहे हम लोगों के साथ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रहना चाहती शहर में हम लोगों के साथ। अरे यार कैसी बात कर रहा है भाई, वो घर माँ के लिए पता है ना कितना वैल्यू करता है। पिताजी की यादें उस घर से जुड़ी है। अरे छोड़ ना भाई, आज के समय में कौन इतना सोचता है। वैसे भी गांव आप फिर बात करते हैं। दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ गांव पहुंचते हैं। अरे क्या बात है, दोनों भाई एक साथ। लो पेड़ के अमरूद है, आज ही रामू को बोलकर तोड़वाए हैं। तभी पास की एक औरत आ जाती है। काकी, ये अचार सुखाना था आपकी छत पर। हमारी छत पर तो गेहूं सूख रहे हैं। अब गांव की सबसे बड़ी छत तो आप लोगों की ही है। हाँ हाँ सुखा ले जा। वैसे मेरे बेटे और बहुएं आई हैं, तो वो रसोई संभालने वाली को बोल दे आज किसी को साथ लेकर आएगी। क्या है कि खाना ज्यादा बनाना है ना। क्या है माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो, जमाना खराब चल रहा है। माँ उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ तो मोहन की बहू, तेरी टीचरी कैसी चल रही है शहर में, क्या पढ़ाती है? माँ इतिहास पढ़ाती हूँ। आजकल दशहरे की छुट्टियाँ थी तो इन्होंने कहा माँ के पास हो आते हैं। दोनों बच्चों को भी गांव दिखाना जरूरी था। मैं जरा दोनों को घर दिखा कर आती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि हम लोग कितने संपन्न हैं। वरना शहर में तो 2 कमरों में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ी बहू बच्चों को लेकर चली जाती है तो छोटी बहू मुंह बनाकर कमरे में आती है। माँ मैं ये घर बेचने आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो मोहन, ये घर हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पिताजी की यादें, हम लोगों का बचपन। अरे ऐसी बात तो सोच भी कैसे सकता है भाई। देख भाई, मैं अपना सारा जीवन 2 कमरे के मकान में नहीं बिता सकता। ये फ्लैट बेचकर और ये घर बेचकर मैं शहर में एक बड़ा मकान लेना चाहता हूँ। अरे पर मैं ये मकान किसी भी हालत में नहीं बिकने दूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है भाई। बड़ा भाई वहां से उठकर चला जाता है। छोटा भी माँ से लड़ाई झगड़ा करके अपने कमरे में चला जाता है। दोपहर को खाने के वक्त सभी टेबल पर इकट्ठा होते हैं कि छोटे की बीवी बोल पड़ती है। देखिए, आप सब बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करें। अरे हम लोगों का भी हिस्सा है इस घर में और मैं इसे बेचने आई हूँ। मैं घर बेचे बिना नहीं जाऊंगी। बड़ा भाई कुछ कहता है, इससे पहले माँ कहती है, मुझे घर बेचना मंजूर है। अब इस बारे में यहाँ बात नहीं होगी। जब तक हो खुशी से रहो, और जब इस घर का ठीक रेट लग जाए बेच जाना। मैं गांव में ही कोई छोटा घर ले लूंगी। बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता है पर माँ कहती है, मैंने जो बोला वो फाइनल है। छोटा बेटा खुश हो जाता है। सभी शहर वापस चले जाते हैं। अब रोज कोई ना कोई उस मकान को देखने आता, लेकिन ठीक बोली नहीं लग पाती। फिर एक दिन छोटा बेटा माँ को फोन करता है। माँ क्या हुआ, घर की डील फाइनल हुई कि नहीं? नहीं तो एक काम कर, औने पौने जो भी दाम मिलते हैं निकाल दे घर को। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू एक काम कर, तू और मोहन दोनों आ जाओ, मैं पेपर तैयार करवा लेती हूँ। है एक खरीदार। दोनों भाई अगले दिन गांव आते हैं और पेपर पर साइन कर छोटा पैसे ले लेता है। माँ बड़े को पैसा देती है तो वो कहता है, माँ ये पैसे तू ही रख ले, कभी जरूरत हुई तो ले लूंगा। तू चलना मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी इस गांव में। यहाँ सब मेरे हैं। शहर में तू और बहू दोनों नौकरी करते हैं, क्या करूंगी मैं, मन भी नहीं लगेगा। दोनों बेटे शहर को लौट जाते हैं। फिर एक रोज, भैया मैंने शहर में बड़ा घर ले लिया है, कल गृह प्रवेश है। माँ को तो नहीं बुलाया पर आप आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुझे ही मुबारक तेरा बड़ा घर।
ये बोलकर वो फोन रख देता है। तभी उसकी बीवी उससे कहती है, अरे छोड़िए ना गुस्सा, आप तो जानते हैं सोहन को, बचपन से ही जिद्दी है, ऊपर से उसकी बीवी भी ऐसी। पर अब मेरा मन ही नहीं करता उससे बात करने का। दिन बीतते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई में बातचीत तक बंद हो जाती है। पर फिर एक दिन मोहन अपनी बीवी से कहता है, मेरा मन न जाने क्यों आज सोहन से मिलने का कर रहा है। अरे तो चलिए ना, चलते हैं भैया के पास, कौन सा दूर है उनका घर। दोनों पति पत्नी सोहन के घर जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि उसका घर का दरवाजा खुला है। अरे सोहन के घर का दरवाजा खुला है, जल्दी अंदर चलो, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। वो अंदर जाते हैं कि देखते हैं कि सामने सोहन जमीन पर पड़ा होता है। दोनों फटाफट उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसके ठीक होने के बाद, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पर आप आ गए, वरना आपको बचाना नामुमकिन था। भैया आपने मेरी जान बचाई, वरना उस बड़े से घर में मेरा क्या हो जाता। रीना भी बच्चों के साथ मायके थी। वैसे आप अचानक कैसे आए भैया, भगवान बनकर। तू मेरा भाई है सोहन, हम दोनों की रगों में एक ही माँ का खून है। मुझे बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी निकला, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भैया, माँ का मकान भी बेच दिया। मैं अब ठीक होकर उस बड़े घर में नहीं जाऊंगा भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। अच्छा मत जाना छोटे, चल हम कहीं और चलते हैं। हाँ भैया, जहाँ कहोगे चलूंगा, बस उस घर में मत भेजना जो मैंने अपनी नींव बेचकर खरीदा है। मोहन सोहन को लेकर चला जा रहा था। सोहन को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही कार रुकती है उसकी आंख खुल जाती है। सामने होता है गांव का वही घर जिसे वो बेच चुका होता है। भैया ये मैं कहाँ आ गया? काश भैया ये घर मैंने नहीं बेचा होता, मुझे अब इसी घर में सुकून आएगा। भैया मैं इस घर को फिर से खरीदना चाहता हूँ। अंदर चल, फिर बात करते हैं। सोहन भाई के साथ घर के अंदर आता है, जहाँ माँ काम कर रही होती है। अरे मोहन आ गया। आ सोहन बेटा बैठ, कैसी है अब तेरी तबीयत? दिल का दौरा इतनी छोटी सी उम्र में। मैंने तो तेरी सलामती के लिए घर में हवन कराया है, देख पूरा घर हवन की खुशबू से महक रहा है ना। माँ तू यहाँ कैसे? मैं तो ये मकान फिर से खरीदने आया था। लेकिन इस बार मैं इसे नहीं बेचूंगी। ये बोलकर बड़ा भाई मोहन और माँ हंसने लगते हैं। माँ तू नहीं बेचेगी मतलब? बेटा मैंने ये मकान कभी बेचा ही नहीं था, बस तुझे पैसे दिए थे जिससे तू बड़ा मकान खरीद सके। वो पैसे मुझे मोहन ने दिए थे। अब तू वापस आ गया, अब फिर से ये घर कभी भी बेचने की मत सोचना। गांव हमारी जड़ें होती हैं बेटा, और बिना जड़ के तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, ना ही पेड़, ना घर और ना ही इंसान। समझ गया ना? सुबह सुबह एक तरफ चाय चढ़ाकर दूसरी तरफ विनीता अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। बड़ी खिलखिला रही है मेरी बेटी, क्या बात है? तेरी सास अपने मायके जा रही है क्या? चुड़ैलों के मायके कहाँ होते हैं मम्मी, तो मेरी सास का मायका कहाँ से होगा? मेरी सास ने तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया था। मायका खत्म है, मम्मी जी कहाँ जाएगी? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ ना, मम्मी जी कहीं नहीं गई। तो फिर किस बात की खुशी है तुझे? वो तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि करण को उसके ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी मिल रही है। पिछले 2 सालों से उसने एक भी सीएल नहीं लिया था, इसलिए ऑफिस वालों ने कहा जाइए घूम कर आइए। पिछले साल के मेरे 4 महीने तो मेरी ननद की सेवा करने में चले गए। अब तो उनका बच्चा हो गया है, अब कम से कम मैं फैमिली प्लानिंग कर सकती हूँ। जब भी मैं बच्चा करने की सोचती हूँ, मेरी ननद पहले ही प्रेग्नेंट होकर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो तीसरा बच्चा प्लान कर ले, मैं अपना बच्चा प्लान कर लूँगी मम्मी। विनीता अपनी माँ से बात कर रही थी कि बाहर से सुशीला की आवाज़ आती है। फोन रख दे बहू, चाय उबल जाएगी। हाँ, मैं फ़ोन रखती हूँ मम्मी, चाय बन गई है। विनीता चाय लेकर हॉल में जाती है और अपने सास ससुर को देती है।
तो वहीं रखा उसकी सास का फ़ोन बज जाता है। अरे मेरी पूजा बिटिया का फ़ोन है। पूजा कैसी है? कितने दिन हो गए तुझे देखे। अब तो नैन्सी भी 1.5 साल की हो गई है। अब तो आजा बिटिया अपनी माँ के पास। अरे रहने दीजिए आप भी ना, ब्याही हुई बेटी है, अपना घर नहीं देखेगी क्या? कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, तू अपना ससुराल देख। काफ़ी दिन ससुराल देख लिया मैंने पापा। आपके दामाद को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है तो वो मेरे सास ससुर को घुमाने लेकर जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। अब सबकी किस्मत भाभी के जैसी तो होती नहीं कि छुट्टी मिलते ही पति घुमाने ले जाए। मेरा पति तो मेरी सास का ही है। रहना भी चाहिए। जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया उससे मैं इन्हें कैसे छीन सकती हूँ। दीदी आ रही है मम्मी जी। हाँ तो तेरे सीने में क्यों सांप लौट रहा है? हो गई फैमिली प्लानिंग। और अगले ही दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ पूजा अपने मायके आ धमकती है। रिवी ध्यान से, नैन्सी को चोट लग जाएगी ना। नानू नानू। हाँ बाबा आजा नानू के पास। क्या बताऊं मम्मी, पूरे रास्ते नानू नानू करके परेशान कर दिया इसने। बच्चों की आवाज़ सुनकर विनीता समझ जाती है कि पूजा घर आ गई है और इस बात से दुखी होने के बावजूद उसे रसोई से बाहर आना ही पड़ता है। आ गई दीदी आप? नहीं आना चाहिए था क्या भाभी? अरे मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। मैं तो मजाक कर रही थी भाभी। ननद भाभी में तो ये सब चलता ही रहता है। आप पकड़ी अपनी भांजी को। क्या बताऊं मम्मी, बच्चों को पालना इतना मुश्किल काम है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है। मुझे और भैया को कैसे संभाला होगा ना आपने। धन्य है आप माता जी। बेटा माँ होना जिम्मेदारी की बात तो है। वही तो मम्मी, जिम्मेदारी तो है, पर घर गृहस्थी भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। ये आजकल की लड़कियाँ छुरी छटांग रहना चाहती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। घर तो बच्चों से बनता है, सास ससुर पति बच्चे। एक औरत के लिए जीवन का असली मतलब तो यही होता है ना। आई नहीं कि बातें चालू हो गई। मैं जा रहा हूँ अपनी नैन्सी को बाहर घुमाने। नन आइसक्रीम। नहीं नहीं पापा, ये बहुत बदमाश हो गई है। बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खिलाती मैं इसे। नो रिवी, नो आइसक्रीम, बैड फॉर टीथ। भाभी आप ना इसके लिए रोटियां बना दो। रोटियां खिलाना शुरू कर दिया है मैंने इसे। बस साथ में जो सब्जी बनाओगे ना उसमें मिर्ची मत डालना, मिर्ची बहुत लगती है इसे। खाना खिलाकर बैठा दूंगी ना तो अपने आप आइसक्रीम का भूत उतर जाएगा। किस पेट में खाएगी आइसक्रीम जब भूखी नहीं रहेगी तो। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। विनीता ये कहती है कि तभी उसकी गोद में नैन्सी सुसु कर देती है। कोई बात नहीं दीदी, ये तो खुद भगवान का रूप है। शायद आपने इसे डायपर नहीं पहनाया था, मैं अभी पहना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं नैन्सी को डायपर नहीं पहनाती। आजकल के ज़माने की मम्मियों जैसे एडवांस में नहीं बन सकती। दिन भर बच्चों से फ्री रहने के लिए डायपर पहना देती हैं उन्हें। अरे बेचारे बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते। आप बस ना नैन्सी को क्लीन कर दो। घर पर ही तो है, कहीं सुसु कर भी देगी तो साफ हो जाएगा। हाँ बहू, वैसे भी आप ये पीती ही क्या? दूध तो पीती है, कहीं से पॉटी कर भी दी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। स्मेल तो आएगी ना मम्मी जी। आपका ठीक है भाभी, आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता। और पड़ेगा भी कैसे, आपके बच्चे ही नहीं है ना। आजकल की लड़कियों का सही है मम्मी, किसी को बच्चा ही नहीं करना, सबको फ्रीडम चाहिए। तितलियों की तरह उड़ना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। खैर मेरी किस्मत में ये कहा। विनीता नैन्सी को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। हे भगवान, मेरी सास मेरे सर पर नाचने के लिए कम थी क्या, जो तूने ये हिडिम्बा भी भेज दी। हद होती है किसी चीज़ की। 2 मिनट हुए नहीं आए कि ये कर दो, वो कर दो, खाना बना दो, पॉटी साफ कर दो, जैसे कि दुनिया में यही माँ बनी है। विनीता ये कहती है कि उसकी गोद में नैन्सी पॉटी कर देती है। हे भगवान, अब ये भी करना पड़ेगा मुझे। किसी तरह विनीता नैन्सी को साफ कर उसे पाउडर लगाना शुरू करती है कि तभी कमरे में पूजा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे अरे भाभी, ऐसे ही कोई भी पाउडर नहीं लगा देते बच्चों को। नैन्सी के लिए मैं स्पेशल पाउडर लाई हूँ। बाहर इतने बड़े पर्स में मेरा सामान थोड़ी ना है। मुझे कौन सा साज श्रृंगार करना है, उसमें तो बच्चों का ही सामान है। आप जाइए और नैन्सी के लिए दूध बनाकर ले आइए, तब तक मैं इससे पाउडर लगाकर डायपर पहना देती हूँ। पर आपने तो कहा कि आप नैन्सी को कभी डायपर नहीं पहनाती।
पढ़ी लिखी होकर भी ना आप गवारों वाली बात कर देती है भाभी। अब मुझे बेटी को लेकर बाहर जाना है तो डायपर तो पहनाना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए, इसके पापा का फ़ोन आ गया। 1 मिनट नहीं रह पाते अपनी लाडो के बिना। ये भी एक नंबर की 2 मुहैया सांप है, अपनी माँ के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए मोटर वाला दूध बनवा रही है। कुछ देर बाद सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विनीता खाने के लिए बैठती है, क्या हो गया बिट्टू को? मामी के पास जाना है। अब आप इसे खाना खिलाइए भाभी, इसे तो मामी ही चाहिए। थोड़ी देर आप ही पकड़ कर रहेंगी ना तो मेरा हाथ ज़रा सा रिलैक्स हो जाएगा। दिन भर ना इसे पकड़े पकड़े मैं भी थक जाती हूँ। हाँ हाँ बहू पकड़ेगी ना, पकड़ ले बहू। सुबह से तो दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं मम्मी जी। विनीता रीवी को खाना खिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है और इसी बीच पूजा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, रीवी का मुंह उस तरफ कीजिए ना, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। वो तो मैं आपको ऐसे भी जाने नहीं दूंगी। देख ले रीवी, तेरी मम्मी बाहर जा रही है। बच्ची बच्ची कौन जा रहा है बच्ची? वो नानू है। हाँ, आइसक्रीम खाना है ना रीबू को। पापा, आप रीबू को अंदर ले जाइए ना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेलियों से मिलने। नैन्सी भी कमरे में सो रही है, कभी भी उठ जाएगी। अब संभाल लेना। हाँ, बाय। अरे कैसे संभाल लूँ? मुझे तो लगा था दीदी की डिलीवरी करवाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, पर ये तो सब कुछ मेरे सर पर ही आ गया। मम्मी जी कहाँ हैं आप? क्या मम्मी जी लगा रखा है? वह जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना चली गई है। अरे 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे तुझसे, अपना बच्चा करेगी तो कैसे संभालेगी? तब आप भी तो रहेंगी ना बच्चों की प्यारी दादी। आप नैन्सी को अपने पास रखिए मम्मी जी, मैं तब तक रीबू को चुप करवाती हूँ। ऐसे भी डोरेमोन देखना है, तब से रो रही है। हाँ तो जल्दी टीवी चालू करके इसे बिठा दे, ये बैठकर देखती रहेगी। तब तक तू रात के खाने की तैयारी कर ले। एक काम कर, सब्जियां लेकर यहीं हॉल में आ जा। मैं नैन्सी को तेरी गोद में सुला देती हूँ। गोद हिलाती रहना और सब्जियां काट लेना, ऐसे ना नैन्सी की नींद नहीं खुलेगी। चल मैं चलती हूँ सत्संग में। फिर कौन संभाले ननद की बेटियों को? यहाँ गोद में नैन्सी को सुलाकर विनीता डोरेमोन देखती हुई सब्जी काट रही थी। तभी उसे किसी चीज़ के जलने की स्मेल आती है और वो देखती है कि रीवू बैठकर पेपर जला रही है। हे भगवान, ये कहाँ से सीख लिया बेटा? पीछे आ जाओ, जल जाओगे। मैं इसमें आइसक्रीम डाल दूँ, फिर ये आग बुझ जाएगी। किसी तरह सब कुछ साफ करके विनीता दोनों बच्चों को लेकर फिर से बैठती है। आप बड़ी बहन हो ना? हाँ, नैन्सी की। देखो बेटा, नैन्सी सोफे पर सो रही है, वो गिरे नहीं, आप ये ध्यान रखना। तब तक मैं सब्जी छौंक कर आती हूँ। जाओ ना बेटा। हाँ मम्मी, मैं कुछ नहीं करूँगी। और जैसे ही विनीता पीछे मुड़ती है, रीवू नैन्सी के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। इत्तेफाक से विनीता ये देख लेती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? कभी कुछ तो कभी कुछ। इन 4 घंटे में तो विनीता की हालत अब मरी तब मरी वाली हो जाती है। ये 15 दिन की छुट्टी कहीं मेरी छुट्टी ना करवा दे। तभी अचानक विनीता को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और नींद में सो रही विनीता घबरा कर उठती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? आज तो बड़ा लंबा सो गई तू। 10 बज रहा है सुबह के। दीदी नहीं आई? ओह, मतलब ये सब मेरा सपना था। तूने सपना देखा पूजा के बारे में? बिल्कुल सही देखा। कुछ देर पहले ही पूजा ने फ़ोन किया था कि वो आ रही है। और ये सुनते ही विनीता फिर से सो जाती है। कुसुम की बहू सलोनी का रंग बहुत काला है, इसलिए वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुसुम का बेटा आयुष दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो दिमागी रूप से बीमार है। इसलिए कुसुम ने उसकी शादी एक काली लड़की से करवा दी, क्योंकि उसके पागल बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता था। माँ, वो देखो कौवा, कौवा देखो कितना काला है। बिल्कुल सलोनी की तरह। सही कह रहा है बेटा तू। वैसे ये कौवा भी तेरी बीवी से ना ज्यादा गोरा है। माँ देखो आ गई सलोनी। सलोनी, मेरे लिए क्या लाई हो तुम? आयुष जी, मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लाई हूँ। क्या?
चॉकलेट शेक, बड़ा मजा आएगा। दो ना। सलोनी, मैं चॉकलेट शेक पी लूंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगी ना? हाँ, जरूर खेलूंगी। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, घर का सारा काम करो बस। सलोनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आयुष के साथ खेलने लगती है। अब सलोनी की सास ये देखती है तो गुस्से से कहती है, सलोनी क्या कर रही हो ये? कितनी बार कहा तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहो। अपनी तरह मेरे बेटे को भी काला कर दोगी क्या? माँ, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी आयुष जी के साथ क्यों कराई? अरे मजबूरी थी मेरी, अब जा यहाँ से। तेरी परछाई भी मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए। सलोनी अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर भी आयुष की बहुत देखभाल करती है। उसकी दवाइयों का, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। एक दिन आयुष छत से गिर गया और उसके सर से खून निकलने लगा। हाय, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई मदद करो, मेरे बेटे को कितना खून निकल रहा है। अरे कोई अस्पताल लेकर चलो। सलोनी वहां आती है और आयुष को लेकर सीधा अस्पताल जाती है। इस दुर्घटना के बाद आयुष बिल्कुल ठीक हो गया। अरे आयुष जी, आपको होश आ गया? कैसे हो आप? तुम सलोनी हो ना? आपने मुझे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, मैंने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। धीरे धीरे आयुष के सर की चोट ठीक हो जाती है। सलोनी ने हर कदम पर आयुष की बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी आयुष उसे जीवन साथी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ, आपने सलोनी से मेरी शादी क्यों करवाई? मजबूरी थी बेटा, तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। सलोनी के माँ बाप बहुत गरीब थे और इससे भी कोई शादी नहीं करना चाहता था। इसके माँ बाप के भी बहुत हाथ पैर जोड़े, तब वो शादी के लिए राजी हुए। अरे माँ, तो क्या जरूरी था शादी करवाना? मत करवाती। बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई है, मैं तुझे संभालती या घर को? मुझे भी तो किसी की जरूरत थी ना, जो मेरे घर को अपना घर समझकर काम करे, तेरी भी देखभाल करे। नहीं तो अपने इतने सुंदर बेटे के लिए इतनी काली बहू मैं कभी ना लाती। लेकिन माँ, मैं इस काली कलोटी सलोनी के साथ नहीं रहना चाहता। अरे परेशान क्यों होता है? दूसरी शादी कर लेना बेटा। और आयुष ऐसा ही करता है। वो जूली से शादी करके उसे घर ले आता है। आयुष जी, आपने दूसरी शादी कर ली, बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सोचकर ही ये कदम उठाया है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आयुष जी, आप मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तू इस घर की मालिक नहीं है जो हर बात तुझसे पूछ कर ही करेंगे। अब ज्यादा बकवास मत कर, हमारे लिए खाने को कुछ बना दे, बहुत भूख लग रही है। सलोनी को आयुष की बेवफाई से बहुत दुख होता है। वो किचन में खाना बनाते समय सोचती है, आयुष जी इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, दिन रात जाग कर सेवा की, इस घर को अपना घर समझा, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि मेरा रंग काला है। क्या उनकी नजरों में मेरे दिल का कोई मोल नहीं है? सलोनी ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर जूली और कुसुम आकर कहती हैं, ऐ कालो, तुझसे खाना बनाने के लिए कहा था, इतनी देर लगती है क्या खाना बनाने में? तमीज से बात करो, जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो, उस तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। तू इस घर की बहू कभी थी नहीं और कभी होगी भी नहीं। तेरी हैसियत इस घर में नौकरों से कम नहीं है, समझी? अब जल्दी से खाना बना दे। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी, तभी जूली और कुसुम वहां आकर कहती हैं, सलोनी ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां हैं, अब मैं इन्हें नहीं पहनती, तुम ही इन्हें पहन लेना। मैं तुम्हारी पुरानी साड़ी क्यों पहनूं? काम नौकरों वाला और नखरे महारानी वाले, ठीक है मत लो। वैसे भी सासू माँ ने तुम्हारे सारे नए नए कपड़े तुम्हारी अलमारी से निकाल लिए हैं, अब तुम्हारे पास यही साड़ी है जो तुमने पहन रखी है। सलोनी, वैसे भी तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत? अब से तू जूली के पुराने कपड़े ही पहनेगी। नहीं माँ जी, मेरे कपड़े वापस करो, मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी। अरे सलोनी कौवा, अगर मोर पंख लगा लेना तब भी वो कौवा ही रहता है, मोर नहीं बन पाता। तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, रहेगी तो तू काली ही। मैं चाहे जितनी भी काली हूँ, लेकिन आपसे बेहतर हूँ। मेरा तो तन ही काला है, आपका तो मन भी काला है, तभी मेरे सारे एहसान भूल गए आप सब।
इस बात पर जूली सलोनी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, माँ जी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब कुसुम और जूली सलोनी पर बहुत अत्याचार करती, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। एक दिन जूली ने अपने पति और सास से कहा, माँ जी, आयुष जी, आप इस सलोनी को घर से निकाल दो। ये तो दिन पे दिन सर पर चढ़ती जा रही है। पर वो इतनी आसानी से घर से जाएगी नहीं। आप ये घर मेरे नाम कर दो, मैं उस कल्लो को इस घर से निकाल दूंगी। आयुष और कुसुम बिना कुछ सोचे समझे अपना घर जूली के नाम कर देते हैं। अब जूली सलोनी से कहती है, ओए कल्लो, ये पकड़ अपना सामान और निकल जा इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? ये मेरे पति का घर है। ये तेरे पति का घर था। तेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। अब ये घर मेरा है, इसलिए निकल यहाँ से। सलोनी आयुष से कहती है, सुनिए जी, देखिए तो ये क्या कह रही है। ये मुझे इस घर से निकाल रही है। आपने ये घर इसको दे दिया है क्या? हाँ, ये सही बोल रही है। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए चली जाओ यहाँ से। सलोनी जाने से मना कर देती है तो उसकी सास और सौतन उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से निकाल देती हैं। अब जूली का पूरे घर पर राज हो जाता है तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जूली अपनी सास से सारा काम करवाती। सासू माँ, आज मटर पनीर की सब्जी बना लेना। बहू, मुझसे घर का काम नहीं होता, तुम भी मेरी मदद कर दिया करो ना। तुम तो कुछ काम नहीं करती, बस सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती हो। ऐ बुढ़िया, मैं उस कल्लो सलोनी की तरह नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचूं। अगर आपको इस घर में रहना है तो रहो, वरना आपको भी सलोनी की तरह निकाल दूंगी। अब जूली कुसुम को घर की नौकरानी ही समझती। वो अपने पति आयुष का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ना उसे समय से दवाई देती, ना उसके खाने पीने का ध्यान रखती। अब आयुष की तबीयत भी खराब रहने लगी। तभी आयुष और कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, हमने सलोनी को घर से निकालकर बहुत बुरा किया। कितनी अच्छी थी, मेरा और इस घर का कितना ख्याल रखती थी। बेटा, हम उसके पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सलोनी बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देगी और दोबारा इस घर में आ जाएगी। जूली अपने पति और सास की बात सुन लेती है। अच्छा, तो माँ बेटा मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। दोबारा से मेरी काली सातन को घर में लाना चाहते हो। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों जरूर इस घर से जाओगे। अब चुपचाप से निकल जाओ मेरे घर से। जूली अपने पति और सास को भी निकाल देती है। वो सीधा सलोनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सलोनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। हाँ बहू, हमें समझ में आ गया है कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, रंग से कुछ नहीं होता। हमें माफ कर दो बहू। देखो, आयुष की तबीयत भी कितनी खराब है। आयुष जी की तबीयत खराब है और मेरी गोरी सौतन ने आप दोनों को घर से निकाल दिया तो आप दोनों को मेरी याद आ गई। अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं सलोनी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वादा तो आपने उस दिन भी किया था जब आपने मुझसे शादी की थी। और माँ जी, आपने मेरे माता पिता से वादा किया था कि आप मुझे बेटी बनाकर रखोगी, लेकिन आपने तो मुझे अपने घर पर नौकरानी बनकर भी नहीं रहने दिया। नहीं नहीं बहू, अब ऐसा नहीं होगा। छोड़िए माँ जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए, मुझे वैसे भी आप दोनों से मिलना था। सलोनी अलमारी से तलाक के पेपर निकालती है और आयुष के हाथ में थमा देती है। मुझे आपसे तलाक चाहिए, इन पेपर पर साइन कर दीजिए और मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दीजिए। दिव्या और आकाश की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। दिव्या को ससुराल में एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसने जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। उसकी बड़ी ननद की भी शादी इसी शहर में हुई थी, इसलिए उनका आना जाना भी लगा रहता था। अरे आजा आजा काजल, कैसी है बेटा? बस माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ। दिव्या बहू, नाश्ता तो ले आ, देख काजल आई है। जी माँ जी, अभी आई। माँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप दोनों से मिलती भी चलूँ और ये भी देती चलूँ। अरे ये क्या है? माँ, ये ना मेरे कपड़े हैं,
मैंने बस 2-3 बार पहने होंगे, फिर नहीं पहने। हाँ, आपको तो पता है मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से नए कपड़े ले लेती हूँ, इसलिए ये सारे कपड़े मेरे पास यूं ही पड़े रहते हैं। दीदी ये लीजिए आपके लिए चाय और नाश्ता। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई दिव्या, ये लो सारे कपड़े, आज से तुम्हारे हुए, तुम पहन लेना इन्हें। पर दीदी ये कपड़े तो आपके हैं ना? हाँ, मैंने इतने ज़्यादा पहने नहीं है, पर तुम पहन लेना। तुम नए कपड़े लो, इससे अच्छा है कि मेरे ही पहन लो। अरे हाँ सही तो बात है, अगर सारे कपड़े अच्छे हैं तो क्यों नहीं पहनेगी बहू, है ना दिव्या? वैसे भी तुम दोनों की बॉडी फिटिंग एक ही जैसी है, तो तुझे तो आराम से आ जाएंगे ये कपड़े। जी माँ जी। ये तूने अच्छा किया जो सब ले आई, खामखा दूसरे पैसे क्यों बर्बाद करने हैं। हाँ माँ, वैसे भी दिव्या को तो ये कपड़े आ ही जाएंगे। हाँ हाँ पहन लेगी, तू चिंता मत कर। ऐसे और भी कपड़े हो ना तो ले आया कर, ठीक है? अरे माँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ले आऊँगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। अरे दिल खोल कर शॉपिंग करना, ठीक है बिटिया। दिव्या उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसे काजल के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ननद और सास को मना करती तो ये भी सही नहीं लगता, इसलिए उसने वो कपड़े रख लिए। देखा कितना अच्छा लग रहा है ये सूट तुझ पर। अच्छा हुआ ना काजल तुझे ये कपड़े दे गई। हाँ हाँ सही है, ये कपड़े अच्छे तो हैं। वैसे भी हम एक परिवार के हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनने में कैसी शर्म। और नहीं तो क्या, इतनी अच्छी तो लग रही है बहू। जी माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि घर में तो चल जाएंगे कपड़े, लेकिन बाहर कहीं जाना हो तो मैं सोच रही थी कुछ साड़ियाँ ले लेती हूँ। अरे रुक जा, मैं एक बार काजल से पूछ लूँगी, उसके पास कई सारी साड़ियाँ हैं, क्यों पैसे बर्बाद करना है। पर माँ जी वो तो दीदी की पसंद की होंगी ना, मैं सोच रही थी मैं कुछ कपड़े अपनी पसंद के ले लूँ। अरे बहू काजल की पसंद बहुत अच्छी है, तुझे उसकी साड़ियाँ पसंद आएगी ही। लेकिन माँ जी मैं ये कह रही थी कि दिव्या क्यों पैसे की बर्बादी करनी है। काजल दीदी के कपड़े की पसंद काफ़ी अच्छी है, तुम्हें उनके सही भी आते हैं और पसंद भी आएंगे। और वैसे भी मैं इतने महंगे कपड़े तुम्हें नहीं दिला सकता हूँ। दीदी के पास तो काफ़ी पैसा है, इसलिए वो ये सब करती रहती है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतने महंगे कपड़े चाहिए भी नहीं, मुझे चलेंगे अगर आप सस्ते से भी दिलवाएंगे तो। अरे अगर तुम्हें इतने महंगे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो मना क्यों कर रही हो। हाँ बहू, और वैसे भी तो काजल कपड़े 3 या 4 बार ही पहनती है, उसके बाद उन्हें हाथ भी नहीं लगाती। इससे अच्छा है कि तू ही पहन ले। चल अब एक कप चाय बना दे मेरे लिए। जी ठीक है माँ जी। दिव्या ने मन मारकर कपड़े रख तो लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने का कभी उसका मन नहीं करता था। हमेशा से उसे यही लगता था कि ये किसी और के दिए हुए पुराने कपड़े हैं जो उसे पहनने पड़ रहे हैं। अरे दिव्या बहू, इतनी देर से किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं माँ जी, मैं बस अपनी माँ से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, सब ठीक है। मैं उनसे ये कह रही थी कि वहाँ मेरे मायके में ना मेरे बहुत सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं। मेरी माँ ने भी मेरे लिए कई सारे नए सूट भी लिए हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं वहाँ से मंगवा लूँ। अरे इसकी क्या ज़रूरत है बहू, उन्हें क्या लगेगा कि हम तेरे लिए शादी के बाद कपड़े भी नहीं खरीद सकते? उनसे कह देना कि बिल्कुल नहीं। पर माँ जी वो कपड़े भी तो मेरे ही हैं ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें मंगवा कर पहन लेती हूँ। वैसे भी काजल दीदी के पुराने कपड़े तो मैं पहन रही हूँ, इससे अच्छा है कि खुद के पहनूँ। अरे दिव्या बहू, कितनी बार कहा है कि उसके कपड़े पुराने नहीं होते, वो बस 3-4 बार पहनती है। और वैसे भी ये हमारे परिवार की बात है। काजल तेरी ननद है, उसके कपड़े तेरे कपड़े हुए, तू मायके से कपड़े मत मंगवा, ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन माँ जी इसमें बुराई भी तो क्या है। दिव्या ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने मायके वालों से कहो कि मेरे ससुराल वाले मुझे कपड़े लेकर नहीं देते, आप भेज दीजिए। अरे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी ठीक है। और काजल के कपड़े इतने महंगे होते हैं, तुझ पर कितने अच्छे भी लगते हैं। चल अब तू दिल छोटा मत कर और अपनी माँ से मना कर दे कपड़ों के लिए। दिव्या जब भी कोशिश करती तो आकाश और शीला उसे कुछ न कुछ वजह देकर चुप करवा देते। अब दिव्या भी उस बात को लेकर ज़्यादा बहस नहीं करती थी। अरे माँ, चाचा जी का फ़ोन आया था, कल अपने मोहन की सगाई कर रहे हैं, हम सबको बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर तो हम सब चलेंगे। हाँ दिव्या, तुम भी कल अच्छे से तैयार हो ना, वहाँ परिवार के काफ़ी लोग आने वाले हैं। जी ठीक है। तू ना कल वो काजल का गुलाबी रंग का सूट पहन लेना, उसमें ना तू बहुत सुंदर दिखती है। जी ठीक है माँ जी, मैं कल वही पहन लूँगी। आकाश और उसका परिवार अपने चाचा जी के घर आते हैं, जहाँ उनके परिवार के बाकी सारे लोग भी मौजूद थे।
अरे बधाई देवरानी जी, आपके बेटे की सगाई हो रही है। अरे आपको भी बधाई हो जीजी। आइए आइए बैठिए। आओ दिव्या बहू तुम भी बैठो। जी चाची जी। अरे दिव्या बहू बड़ी सुंदर लग रही हो आज तो तुम। थैंक यू बुआ जी। एक मिनट, ये तो काजल का सूट है ना? हाँ हाँ ये तो वही है, उसने अपनी शादी में पहना था ये, मुझे याद है ना जीजी? हाँ वही है। दिव्या बहू तूने काजल से लेकर सूट पहना? क्यों तेरे पास अपना सूट नहीं है क्या? क्यों आकाश, लगता है अपनी बीवी के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही एक दूसरे का पहन लेती हैं दीदी और दिव्या। काजल को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो ना पहने किसी के पुराने कपड़े। क्यों जीजी, याद नहीं? वो तो रिंकी का भी कभी कुछ नहीं पहनती थी, कहती थी मैं किसी के पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे वो अपनी बहन के कपड़े नहीं पहनती तो भाभी के क्या पहनेगी, है ना जीजी? चलो अच्छा है, शीला के पैसे बच रहे हैं। क्या शीला? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। अरे अच्छा ही है ना कि तुझे इतनी सीधी बहू मिली है। ज़रा सोच, ये भी काजल की तरह होती तो, कि हर महीने नए कपड़े चाहिए, उससे तो तेरा तो कल्याण ही हो जाता। क्यों? आजकल की लड़कियां अपने खुद के पुराने कपड़े नहीं पहनती, और ये दिव्या तो अपनी ननद के पुराने कपड़े पहन रही है। तू ना बड़ी भाग्यशाली है शीला। उस फंक्शन में शीला और आकाश के पास कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया था। उन्हें काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दुखी थी दिव्या, जो घर आने के बाद काफ़ी उदास सी हो गई थी। माँ कहाँ हो तुम? अरे यहीं हूँ बेटा, आजा अंदर आजा। अरे माँ मैं ना कल मोहन की सगाई में नहीं आ पाई, मुझे एक जगह जाना था। हाँ कोई बात नहीं। दीदी लीजिए पानी, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे दिव्या ये लो, अभी मोहन की जल्दी शादी भी होने वाली है ना, उसके लिए मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे सूट और साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये लो रखो तुम। काजल, दिव्या को इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने पास रखो। मैं दिव्या को मोहन की शादी में नए कपड़े दिलवा दूंगा। अरे पर ये सारे नए नए कपड़े हैं भाई, और महंगे भी है, दूसरे कपड़े क्यों दिलवाने हैं? तो इतनी ही अच्छी है तो तुम खुद पहन लो, लेकिन आज के बाद दिव्या तुम्हारे दिए हुए कपड़े नहीं पहनेगी। अरे पर आकाश ठीक ही कह रहा है काजल, आज के बाद तुम ये कपड़े कभी मत लाना यहाँ, ठीक है? दिव्या हमारे घर की बहू है और खुद की पसंद के कपड़े लेगी वो, चाहे वो महंगे हो या नहीं, लेकिन अपने ससुराल के कपड़े ही पहनेगी, वो भी खुद के। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। और हाँ, तुझे भी अपने हाथों पर काबू रखना पड़ेगा, हर बार महंगे महंगे कपड़े लेना सही बात नहीं है बेटा। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। दिव्या चलो हम अभी मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने। हाँ जा बहू, और अपनी पसंद का ही सब कुछ लेना। हाँ जी माँ जी। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती, लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया।
घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर, कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा, देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद
किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी, कुछ करता हूं मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया।